हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है स्वयंपोषी, सहजीवी, परपोषी या परजीवी। इसका सही उत्तर होगा स्वयंपोषी। स्वयंपोषी पादप वो होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बना भोजन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, जिसमें स्टार्च सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, पादप के कौन से भाग में भोजन निर्माण कार्य होता है? ऑप्शन है तने में, पत्तियों में, जड़ में या फूलों में। इसका सही उत्तर होगा पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि हमने पिछले सवाल में बात की, कार्बोहाइड्रेट बनता है मुख्य रूप से स्टार्च। ठीक है। अगला सवाल है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पर्ण हरित, लवण या पर्णहरित। इसका सही उत्तर है पर्णहरित, जो प्लास्टिड लवक में पाए जाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्णहरित। अगला सवाल है, अमरबेल उदाहरण है। ऑप्शन है परजीवी, परपोषी, सहजीवी या स्वयंपोषी। तो अमरबेल जो है एक परजीवी पादप है जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये अमरबेल है जो किसी दूसरे पादप पर जीवित है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा परजीवी। अगला सवाल है, जो वस्तुएं निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उस वस्तु का घनत्व होता है? ऑप्शन है कम, अधिक, समान, अपरिवर्तित। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक। क्यों? क्योंकि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब जबकि आयतन जो है वो समान है, तो घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होगा, अर्थात द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। इसी तरह से इसका जो SI मात्रक होता है वो kg/m³ होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अधिक। अगला सवाल है, जल में पूर्ण रूप से घुलने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संपीड़ित वस्तुएं, विलेय वस्तुएं, आंशिक विलेय वस्तुएं या अविलेय वस्तुएं। तो इसका सही उत्तर होगा विलेय वस्तुएं। जैसे नमक, चीनी, ये सब पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। सही उत्तर है विलेय वस्तुएं। ठीक है। अगला सवाल है, धातुएं वायु एवं नमी के संपर्क में रहने पर किस कारण से अपनी चमक खो देती है? ऑप्शन है गंदगी के कारण, चुंबकत्व के कारण, संक्षारण के कारण या अचुंबकत्व के कारण। तो जो धातुएं होती हैं वो नमी और वायु की उपस्थिति में एक रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से वो अपनी चमक खो देती है। तो इसका सही उत्तर होगा संक्षारण के कारण। जिस तरह से पिक्चर में दिख रहा है कि एक धातु है जिस पर संक्षारण की वजह से इसकी परत जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है और चमक खत्म हो गई है। तो इसका सही उत्तर होगा संक्षारण के कारण। अगला सवाल है, पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? पटसन, जिसे हम जूट भी कहते हैं। ऑप्शन है तना, पत्ती, जड़ या पुष्प। इसका सही उत्तर होगा तना। तने से पटसन प्राप्त होता है, पटसन के पादप जो है। अगला जो सवाल है, मूंज किस पादप से प्राप्त होती है? ऑप्शन है जूट के पादप से, रुई के पादप से, पटसन के पादप से या मूंज घास के पादप से। तो इसका सही उत्तर है मूंज घास के पादप से मूंज प्राप्त होती है, जिससे रस्सियाँ या बोरियां बनती हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, जापान या चीन। तो चीन जो है उसमें सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है,
सही आंसर होगा चीन। अगला है सवाल, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है। ऑप्शन है यौगिक, तत्व, मिश्रण या मिश्र धातु। इसका सही उत्तर होगा तत्व। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है। ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बनता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बनता है। इसी तरह से हाइड्रोजन है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात करें तो तत्व जो हैं उनके बारे में ख़ास बात क्या होती है कि उनके जो परमाणु हैं उनके न्यूक्लियस या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका सही उत्तर होगा तत्व। अगला सवाल है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ऑप्शन है विषाणु, मेज, गाय या कोई नहीं। तो जो वायरस होता है उसमें सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। जब तक ये सजीव के इसको शरीर के बाहर रहते हैं ये किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते, लेकिन जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये अपनी वृद्धि और जनन करने लग जाते हैं, जिससे एक तरह से ये जीवित जीव की तरह जीवन यापन करते हैं। अगला सवाल है, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, गति या वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा प्रजनन। प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जिससे उसका अस्तित्व बना रहता है। सही उत्तर होगा प्रजनन। अगला सवाल है, पुष्पों का खिलना एवं बंद होना पादपों का कौन सा लक्षण है। ऑप्शन है श्वसन, गति, जनन या इनमें से कोई नहीं। तो गति जो है उसके कारण पुष्प जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। सही उत्तर होगा गति। अगला सवाल है, निम्न में से क्या पौधों के अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन है फल, गोंद, फूल या ईंधन। फल और फूल जो है उसके मुख्य उत्पाद होते हैं। ईंधन जो है जीवाश्म से बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा गोंद। गोंद जो है पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन या स्वान। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की काट में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसा होता है, उसमें कुछ कोठारियाँ देखी जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो इसका सही उत्तर हुआ रॉबर्ट हुक 1665 में। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या प्लास्टिड। सही उत्तर है इसका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो पादप कोशिका का गुण होता है, जिसमें हरित लवक उपस्थित होता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में इस तरह की कोई संरचना नहीं होती, इसलिए वह अपने खाने के लिए दूसरे जंतुओं या पादपों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिड। अगर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात करें तो अब हम देखेंगे कि एक छोटी सी जगह में इतने सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इतनी सी जगह में इतने सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका है। कुछ कोशिकांग होते हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल है, ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है परजीवी जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव या सहजीवी जीव। इसका सही उत्तर होगा बहुकोशिकीय जीव, यानी हर काम के लिए एक कोशिका होती है। अगला सवाल है, इनमें से
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ऑप्शन है मच्छर, अमीबा, मनुष्य या मछली। सही उत्तर है अमीबा। अमीबा जो है एक ही कोशिका द्वारा अपने शरीर के सभी कार्य करता है, जैसे उत्सर्जन का काम हो गया या मुकुलन या श्वसन का काम हो गया, ये सब एक ही कोशिका द्वारा करता है। अगला सवाल है, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन है उत्तक, अंग, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोशिका। इस तरह से हमने बात की, कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला सवाल है, अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो अंतःप्रदवी जालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला सवाल है, सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया? ऑप्शन है सतीश सी माहेश्वरी, डॉक्टर हरविंद खुराना, कणाद या बोस। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हरविंद खुराना। डॉक्टर हरविंद खुराना को आनुवांशिकी के क्षेत्र में इस कार्य के लिए सन 1968 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हरविंद खुराना। ठीक है। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से सूक्ष्म जीव कौन है? ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी जो है सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव पदार्थ या निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। इससे पहले हमने बात की थी सजीव निर्जीव के बीच योजक कड़ी विषाणु। तो विषाणु जो है, वायरस जो है वो ऐसा जीव है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से प्रतिजैविक औषधि है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, इंसुलिन, अल्ड्रीन, ऑक्सिन। इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले निर्मित की गई एंटीबायोटिक भी है, प्रतिजैविक औषधि भी है। अगला सवाल है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीक को क्या कहते हैं? ईमेल, ई चालान, फैक्स या टेलीग्राफ। इसका सही उत्तर होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम आज के दौर इस समय बहुत यूज करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है? अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना या यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, वह एक हरी शैवाल की एक प्रजाति है जो ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती है। चित्र में हमें दिख रहा है कि इसकी जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है, यूलोथ्रिक्स। ये एक शैवाल है। अगला सवाल है, दही में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, यूलोथ्रिक्स या लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध से दही का निर्माण करता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है? ऑप्शन है टोबैको मोज़ेक, लैक्टोबैसिलस, यूलोथ्रिक्स या राइजोबियम। तो इसका सही उत्तर है राइजोबियम। अगला सवाल है, भिंडी में पीत सीरा मोज़ेक रोग है? ऑप्शन है जीवाणुजनित, वायरस जनित, शैवाल जनित या कवक जनित। तो इसका सही उत्तर है वायरस जनित। वायरस के कारण भिंडी में पीत सीरा मोज़ेक रोग होता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वायरस जनित। अगला सवाल है, निम्न में से एक वर्षीय या एक ऋतु के जीवन काल के पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन है मक्का, प्याज, नीम या बरगद। इसका सही उत्तर होगा मक्का। मक्का जो है हर वर्ष पैदा होता है, इसलिए इसको एक वर्षीय या एक ऋतु का वाला पादप कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसे पौधे जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अवरोही पादप, आरोही पौधे, बहुवर्षीय पौधे या द्विवर्षीय पौधे। इस तरह के पादप जो होते हैं उनके तने जो है वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो स्वयं ऊपर की ओर गति नहीं कर पाते, उनके लिए उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरोही पौधे। इसके उदाहरण है अंगूर, खीरा, मनी प्लांट,
इत्यादि जो है वो आरोही पौधे की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से पौधे के किस भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फूल। तो जो पत्ती होती है वहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल है, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन है आलू, अदरक, हल्दी या टमाटर। इसका सही उत्तर है टमाटर। टमाटर जो है वो हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर उगता है, बाकी ये सारे तीनों ऑप्शन ज़मीन के अंदर होते हैं। अगला सवाल है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है क्या कहलाता है? मध्यशिरा, पर्णवर्त, पर्णफलक या उपशिरा। इसका सही उत्तर है पर्णवर्त। पर्णवर्त वह हिस्सा होता है पत्ती का जिसकी सहायता से वह तने से जुड़ी रहती है। अगर हम इस चित्र में बात करें तो जो पर्णवर्त है वो नीचे की तरफ तने से जुड़ी हुई संरचना है। इसके अलावा इसमें एक मध्य शिरा होती है और कुछ शिरा होती है। शिरा और मध्य शिरा मिलकर पर्णफलक बनाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पर्णवर्त। अगला सवाल है, वर्ताकार गति का उदाहरण है। ऑप्शन है ट्रेन की गति, कोल्लू के बेल की गति, सितार की गति, सितार के तार की गति या तितली की गति। तो सही उत्तर है इसका कोल्लू के बेल की गति। वर्ताकार गति में क्या होता है कि एक केंद्र बिंदु होता है, तो जो वस्तु है वो उस केंद्र के चारों ओर एक समान दूरी पर गति करती है। इसका सही उत्तर होगा कोल्लू के बेल की गति वर्ताकार गति का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती? ऑप्शन है पेड़ के फल का टूटना, हृदय की धड़कन, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ के फल का टूटना। पेड़ के फल का टूटना कोई आवर्ती गति नहीं होती है जो एक निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाए। ठीक है। अगला सवाल है, कंपन गति का उदाहरण है। कंपन, वाइब्रेशन। ऑप्शन है झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति या वीणा के तार की गति। तो इसका सही उत्तर होगा वीणा के तार की गति कंपन गति का उदाहरण है। अगला सवाल है, कुम्हार के चाक की गति होती है। कुम्हार के चाक जिससे मिट्टी के बर्तन बनाता है। वर्तुल गति, कंपन गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति। तो सही उत्तर है घूर्णन गति। घूर्णन गति में एक घूर्णन अक्ष होती है जिसके चारों ओर दृढ़ पिंड जो होता है, कोई भी वस्तु होती है, पिंड होता है, वो उसके चारों ओर गति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति, ऑप्शन 3। अगला सवाल है, चिमटे में आयास, आलम्ब व भार का क्रम होता है। ऑप्शन है आयास, आलम्ब, भार, आलम्ब, भार, आयास, भार, आयास, आलम्ब या भार, आलम्ब, आयास। तो इसका सही उत्तर है भार, आयास, आलम्ब। चित्र में देख रहे हैं हम, आलम्ब जो होता है वो पीछे का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा आयास है और तीसरा है भार। तो इसका जो सीक्वेंस है, चाहे तो भार, आयास, आलम्ब ले लो, आलम्ब, आयास, भार ले लो। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3, भार, आयास, आलम्ब। अगला सवाल है, निम्न में वेज आकृति का उदाहरण है। ऑप्शन है घिरनी, कुल्हाड़ी, सब्बल या हैंडपंप। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्हाड़ी। वेज जो आकृति होती है उसमें उसका एक सिरा नुकीला होता है जो काटने फाड़ने का काम करता है। तो जिस तरह से एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है वेज आकृति के, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्हाड़ी। अगला सवाल है, निम्न में से प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। सरोता, सब्बल, फ्रूट कटर, सब्बल जो है वो चित्र में दिखाया गया है, इस तरह का होता है। ऑप्शन
इसका सही उत्तर होगा सब्बल। उत्तोलक जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे शीशा जो झूला होता है, इसमें एक आधार होता है और एक जिस तरफ वजन अधिक होगा उस तरफ वह झुक जाता है, दूसरी तरफ से उठ जाता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक और सब्बल। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है वह सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और मुंह का जबड़ा। खास बात क्या है, जिस यंत्र या मशीन के बीच में आलम्ब हो वह हमेशा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्बल। सब्बल जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन है चिमटा, कैरो कट्टा, एक पहिए की ठेला गाड़ी, संडासी। सही उत्तर है चिमटा। अभी हमने अगला सवाल है, पहिया एवं धुरी कैसी मशीन है। ऑप्शन है जटिल मशीन, सरल मशीन, नत, समतल या पच्चर। तो इसका सही उत्तर है सरल मशीन। अगला सवाल है, ऐसा उपकरण जो दो भागों में कसने के काम आता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है संडासी, चिमटी, पेच या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संडासी। दो भागों को। अगला सवाल है, बल लगाने हेतु कितनी वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। ऑप्शन है 2, 1, अनेक या कुछ नहीं। तो बल के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला सवाल है, हमारी मांसपेशियां निम्न में से कौन सा बल लगाती है। ऑप्शन है गुरुत्व बल, घूर्णन बल, प्रतिकर्षण बल या पेशीय बल। मांसपेशियों में जो बल लगता है वो पेशीय बल होता है। अगला सवाल है, किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है। ऑप्शन है केंद्र पर, सिरों पर, कहीं भी हो सकती है, सभी जगह समान होती है। सही उत्तर है सिरों पर। सिरों पर 2 ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ, जिन पर आकर्षण की सबसे अधिक क्षमता होती है। अगला सवाल है, विद्युत सेल का ऊपरी हिस्सा यानी जो टोपी होती है वो क्या होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या तीनों प्रकार की। तो सही उत्तर है धनात्मक। चित्र में हम देख रहे हैं ऊपर जो टोपी है मेटल कैप वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, नीचे मेटल डिस्क होती है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। अगला सवाल है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक निम्न में से कौन है। ऑप्शन है वी सतीश, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कक्षा 7 से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल लिए जाएंगे। थैंक यू।